मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के बड़े बड़े महानुभाव जो पार्लियामेंट में बैठकर क्या सही है क्या गलत है इसको वो तय करने का दावा कर रहे हैं। उनको धन्यवाद, उनकी पुलिस को धन्यवाद। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, खास करके एबीवीपी के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं है। वो इसलिए कि हमारे कैंपस का जो एबीवीपी है वो दरअसल बाहर के एबीवीपी से ज्यादा रेशनल है। और मैं कहना चाहता हूं वो सारे लोग जो अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं, तो एक बार पिछला प्रेसिडेंशियल डिबेट का जो हालत हुआ है एबीवीपी के कैंडिडेट का, उसका वीडियो देख लीजिए साहब। और जो मोस्ट इंटेलेक्ट पर्सन है इस देश में एबीवीपी का, जो जेएनयू का एबीवीपी है, उसको जब हमने पानी पानी कर दिया तो बाकी देश में आपका क्या होगा इसका अंदाजा लगा लीजिए। मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान्ड था, हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। जादू का खेल होता है, जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। जेएनयू का मुद्दा इसलिए प्राइम टाइम पे चला रहे हैं माननीय एक्स-आरएसएस, क्योंकि आप इस देश के लोगों को भुला देना चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है, तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि हम भुला देंगे, तो हम आपको बार बार याद करा देना चाहते हैं कि इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से एक बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं। देश के अंदर जो समस्या है, क्या उस समस्या से आजादी मांगना गलत है? ये क्या कहते हैं, किससे आजादी मांग रहे हो? तुम ही बता दो कि क्या भारत ने किसी को गुलाम कर रखा है? नहीं, तो ऑब्वियसली भारत से नहीं मांग रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। पुलिस ने हमसे पूछा कि आप लोग लाल सलाम कहते हैं। मैं ये आपको कह दूं कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं था।
पुलिस हमको कभी खाना खिलाने के लिए, कभी मेडिकल कराने के लिए ले जाती थी, और हम जेएनयू के लोग, उसमें से भी मैं ब्रह्मपुत्रा था, तो मैं बिना बात किए रहता कैसे? तो मैं उनसे बात करने लगा, और बात किया तो वो आदमी भी वैसा निकला जैसा मैं। इस देश के अंदर पुलिस में कौन नौकरी करता है? जिसके पिताजी किसान हो, जिसके पिताजी मजदूर हो, जिसके पिताजी कमजोर वर्ग के हो, वही पुलिस की नौकरी करता है। मैं भी इस देश का वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट बिहार से आता हूं। मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, और पुलिस में भी गरीब परिवार के लोग ही नौकरी करते हैं। मैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर तक की बात कर रहा हूं। आईपीएस साहब से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो वो जो सिपाही था उससे बातचीत हुई, और जो भी मैं अनुभव कहूंगा वो बस बातचीत का हिस्सा है। उसने पूछा कि लाल सलाम क्या है? हमने कहा लाल मतलब क्रांति, सलाम मतलब क्रांति को सलाम। तो का मतलब समझ में नहीं आया। बोले इनकलाब जिंदाबाद। बोला जानते हैं? तो बोले क्रांति को ही उर्दू में इनकलाब कहते हैं। कहा ये स्लोगन तो एबीवीपी भी लगाती है। हम बोले अब समझ में आया कि वो नकली इनकलाबी है, हम असली बताइए कि आप लोगों को बहुत सस्ता सब कुछ जेएनयू में मिला है। हम बोले एक बात बताएं। बोला बताइए। बोले आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपका अभी जो हालत है, क्योंकि वो 18 घंटे ड्यूटी करता था, मैंने देखा उसको, और आपको ओवर टाइम मिलता है? बोला नहीं। तो बोले कहाँ से लेते हैं? बोला यही होता है ना जिसको आप करप्शन कहते हैं। अच्छा, तो जितना भत्ता मिलता है अब वर्दी के लिए उनको 110 रुपया मिलता है। इतने में तो आप बताइए अंडर गारमेंट्स ना आए वर्दी। ये बात में खुद सिपाही बोल रहे हैं। हमने कहा इसी से तो आजादी चाहते हैं, भुखमरी से, भ्रष्टाचार से। हरियाणा में एक आंदोलन शुरू हो गया, और आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में ज्यादातर लोग हरियाणा से आते हैं। मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूं क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो हमने कहा ये आरक्षण, बोला जातिवाद बहुत खराब है। हम बोले इसी जातिवाद से तो आजादी चाहते हैं जिससे। बोला इसमें तो कोई गलत नहीं है, इसमें तो कोई देशद्रोह नहीं है। हम बोले आप ये बताइए कि सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर किसको है? बोला हमारे डंडे को। हमने कहा बिल्कुल सही बात। क्या आप ये डंडा अपनी इच्छा से चला सकते हैं? बोला नहीं। तुम बोले सारा पावर किसके पास चला गया? बोला जो फर्जी ट्वीट पे स्टेटमेंट दे रहा है। हम बोले हम इसी फर्जी ट्वीट करने वाले जो संघी लोग हैं उनसे आजादी चाहते हैं। सच कहें दोस्त, अब ऐसा लगता है कि हम और तुम एक साथ खड़े हैं। ऐसा कर दिए हैं। बोला सच कहो दोस्त, तो मेरी तो ये इच्छा हुई थी कि जब तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारा नाम एफआईआर में आ गया था। हम बोले एफआईआर से पहले एबीवीपी के पर्चे में आ गया था। एबीवीपी का पर्चा में पहले नाम लिख दिया था हम तमाम एक्यूज्ड का, एफआईआर में बाद में नोट हुआ है। तो बोले हम सोचे थे कि तुम आओगे तो बहुत पीटेंगे।
लेकिन तुमसे बात करके मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उनको जाकर के पीट दूं। बहुत गंभीर बात कहा है उसने, और मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के लोगों को। सिपाही ने, जो मेरी तरह एक आम परिवार का लड़का है, जो मेरी तरह पीएचडी वो भी करना चाहता था, लेकिन उसको जेएनयू नहीं मिला, जो मेरी तरह इस देश की व्यवस्था को समझकर लड़ाई को लड़ना चाहता था, साक्षर और शिक्षित का फर्क समझना चाहता था, आज पुलिस की नौकरी कर रहा है। यहां जेएनयू खड़ा होता है, इसीलिए आप जेएनयू के आवाज को दबाना चाहते हैं कि एक कमजोर आदमी पीएचडी ना कर सके, क्योंकि शिक्षा जो बेची जा रही है वहां पे लाखों रुपया देने के लिए उसके पास फीस नहीं होगा, इसलिए वो पीएचडी नहीं करेगा। इसलिए आप बंद करना चाहते हैं उन तमाम आवाज को जो यूनाइट हो सकता है, चाहे वो सीमा पे खड़ा हो, चाहे खेत में अपनी जान दे रहा हो, या जेएनयू में आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो। आप उस आवाज को मिलने नहीं देना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। इसीलिए हम बार बार संविधान की बात करते हैं, और लेनिन ने कहा है डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म। इसीलिए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसीलिए हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसीलिए हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम इसीलिए सोशलिज्म की बात करते हैं कि एक चपरासी का बेटा और एक राष्ट्रपति का बेटा एक स्कूल में पढ़ाई कर सके। इस आवाज को दबाना चाहिए, लेकिन क्या इत्तेफाक है, विज्ञान में कहा गया है कि आप जितना दबाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन इनको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विज्ञान पढ़ना एक बात है, वैज्ञानिक होना बहुत दूसरी बात है। तो वो लोग जो वैज्ञानिक सोच इस देश में रखते हैं, अगर उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तो इस मुल्क के अंदर जो आजादी हम मांग रहे हैं, भूखमरी और गरीबी से, शोषण और अत्याचार से, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, वो आजादी हम लेकर रहेंगे। और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा, इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे। इस मुल्क में ये हमारा सपना है, यही बाबा साहब का सपना था, यही साथी रोहित का सपना है। देखो, एक रोहित को मारे हो, उस कॉन्टिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे, वो आंदोलन कितना बड़ा बनकर के उभरा है, कितना बड़ा बनकर के इस बात को देखिए। एक बात और है, अपने जेल के अनुभव से कहना चाहता हूं कि हम जेएनयू के लोग, और ये मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म है, अगर आप लोगों को भी अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म लगे, इसको मानिएगा जरूर। हम जेएनयू के लोग सभ्य शालीन तरीके से बात तो करते हैं, लेकिन बहुत ही भारी टर्मोलॉजी में बोलते हैं, और ये बात इस देश के आम लोगों को समझ में नहीं आता।